कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें फाउंडेशन क्लासेस जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हमने क्या किया, पवार कालीन जो राजवंश था, चाहे वो आपका अजय पाल से लेके या जो प्रद्युम्न शाह तक, स्टार्टिंग में हमने एक फेज वो देखा। देन हमने गढ़ राजवंश की पुनर्स्थापना यानी टिहरी जो राजवंश है सुदर्शन शाह से लेके मानवेंद्र शाह तक हमने एंड किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा बच्चों, और हम इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से उत्तराखंड एसआई की मैथमेटिक्स और फाउंडेशन क्लासेस के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस जो हैं उत्तराखंड हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। इसका मेन कारण क्या है, परीक्षा का पैटर्न अब सिर्फ वन लाइनर पढ़ने से नहीं होने वाला है। थ्योरेटिकल चीज़ें आपको लिखने के साथ साथ सुननी भी पड़ेंगी, मतलब आप लिखें ना लिखें, एटलीस्ट आप जो मैं बोल रहा हूं अगर उसको सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज अगर आप वन लाइनर पढ़ के वन लाइनर के पीछे पड़े रहे तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की विज्ञापन आने वाला है, इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर विज्ञापन आने वाले, तो सारा पैटर्न वही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लिखो, पवार कालीन संस्कृति। क्या लिखोगे, पवार कालीन, यानी जो पवार राजवंश हमने देखा है बच्चों, उसके अंदर का कल्चर आप लोग कहें या उसके अंदर का प्रशासन कहें, वो सब एक चीज एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, पवार कालीन संस्कृति हमने इसको पूरा एक साथ कवर करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो बच्चों, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं जब 11वीं सदी चल रही थी, 11वीं सदी के उत्तरार्ध तक पवार राजवंश एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में उभर चुका था। आपको सबको बताया था मैंने किस प्रकार से। अभी चंदवाला अलग से, ठीक है, चंदवाला की बात नहीं चल रही इसमें, एक बार पवार वाला खत्म कर लेते हैं। तो पवार राजवंश जब अपने आप में स्वतंत्र राजवंश के रूप में उभर चुका था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके राजाओं ने अपना जो रुतबा है या यूं कहें अपना जो वर्चस्व है, अपना जो साम्राज्य उसका विस्तार किया, ज्यादा से ज्यादा वो पावरफुल होते गए। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे पवार राजवंश के इतिहास में सर्वप्रथम समस्त गढ़ भूमि पर अधिकार किसने किया था, बताया था मैंने, अजय पाल ने। यानी अजय पाल जब रूल करता था, उनका जो पूर्व से लेकर पश्चिम यानी हिमाचल तक की सीमा हो, या पूर्व में कुमाऊं तक की सीमा हो, या पश्चिम में अपने या उत्तर में जो तिब्बत का इलाका है, दक्षिण में अपना सहारनपुर, इस तरह के इलाके, तो पवार राजवंश बहुत पावरफुल हो चुका था। और अजय पाल पहला शासक था जिसने क्या किया था, समस्त गढ़ राजवंश पर एकाधिकार किया था या एक प्रकार से रूल किया था, सब आप लोग जानते हैं। तो ये देखना सबसे बड़ी बात है कि इनका साम्राज्य या राजा था किस प्रकार रूल करता था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो राजा की स्थिति, यानी राजा की क्या कंडीशन थी इनके शासन में। लिखो राजा की स्थिति। आप जितना स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे उतना आपको बेहतर होगा। ठीक है, आपके लिए देखो राजा की स्थिति में एक एक पॉइंट नहीं लिख सकता, आप लोग एक सर्कल बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब सर्कल जैसा भी बनेगा आप नॉर्मली एक सर्कल इस टाइप से डाल दीजिए, इसमें लिखो राजा की स्थिति, यानी पवार राजवंश में राजा की क्या स्थिति थी, यानी राजा किस स्थिति पे खड़ा था, हमने ये सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, राजा की स्थिति। अब आप कहोगे सर एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में बच्चों कुछ भी आए, एग्जाम में आपको थ्योरेटिकल चीजें वर्तमान समय में देखनी ही देखनी है। ठीक है, अब आप सिर्फ ये नहीं पढ़ सकते कि यार हमने वन लाइनर कवर किया है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब इसका दौर जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, यानी आपको दोनों ही चीजें देखनी। तो राजा की स्थिति के बारे में अगर आप देखेंगे, ये संपूर्ण शक्तियां इसमें निहित थी, यानी पहला पॉइंट लिखो राजा जो था बच्चों संपूर्ण शक्तियां इसी में निहित थी। ठीक है, लिखो संपूर्ण शक्तियां निहित, यानी गढ़ राजवंश में संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित होती थी, राजा में होती थी। यानी राजा कहीं ना कहीं अपने आप में संपूर्ण शक्ति अपने आप में धारण करता था, जितनी भी अपने आप पर चल अचल संपत्ति है उसका मालिक होता था, और संपूर्ण रूप से क्या था, स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा था। यह क्या था बच्चों, इस राजवंश की व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा था। यानी हम किसके बारे में बोल रहे हैं, राजा के, यानी व्यवस्था के शीर्ष पर था ये। ठीक है, यानी जो इनका सिस्टम था व्यवस्था के शीर्ष पर, उसके टॉप में अगर कोई बैठता था तो वो था राजा। यानी जो इनका सिस्टम था, राजवंश था, उसके व्यवस्था के जो टॉप में बैठता था वो कौन था, राजा था। ठीक है, ये क्या था, प्रजा के हृदय में जगह बनाता था, यानी प्रजा इसको बहुत मानती थी। इवन कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि जैसे दो तीर्थ यात्री आते थे जो अलग साम्राज्य अलग देशों से आते थे, वो गढ़वाल राजवंश में आके बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि राजा का बिहेवियर जो था वो बहुत बेहतर था। वो किस प्रकार से अतिथि देवो भव के जो कॉन्सेप्ट था उस पर चलता था, ये जो मेहमान नवाजी करता था, या अपने आप में उसके अंदर जो एक हृदय था बहुत ही क्या था, वो अपने आप में डाउन टू अर्थ ऐसा बताया जाता है। तो राजा की स्थिति क्या थी, प्रजा के दिल में रहने वाली थी। ठीक है, यानी प्रजा के हृदय में क्या करता था, विराजमान था, प्रजा के
हृदय में, ठीक है। देखो संपूर्ण शक्ति भी थी, व्यवस्था के शीर्ष में था, फिर भी प्रजा के हृदय में था। कहीं ना कहीं वह एक प्रकार का स्वेच्छाचारी नहीं था या तानाशाह नहीं था, ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो प्रजा के हृदय में कौन बैठता था बच्चों? राजा बैठता था। इसी के लिए बोलांदा बद्रीनाथ की इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है राजा को, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शब्द यूज होता है बोलांदा बद्रीनाथ, वो इसी के लिए यूज होता है, राजा के लिए, ठीक है। बोलांदा बद्रीनाथ भी बोला जाता है क्योंकि एक बद्रीनाथ के समान इसको माना जाता था। यानी राजा अपने आप में बहुत ही क्या था? अपने आप में डाउन टू अर्थ ऐसा माना जाता है। राज शक्ति व देव शक्ति का एक प्रकार के समन्वित रूप इसके लिए शब्द यूज होता है, ठीक है। राजा जो था बच्चों, राज शक्ति व देव शक्ति, राज शक्ति मतलब जो प्रशासन के रूप में जो अपना शक्ति था, जो राजकाज में उसकी शक्ति थी, वो देव शक्ति, यानी वो देव शक्ति का मतलब दैवी रूप तो नहीं कह सकते कंप्लीटली, बट उसको एक प्रकार से भगवान के समान उसको माना जाता था। वो इतना लोगों की हेल्प करता था। राज शक्ति व देव शक्ति का समन्वित रूप, ठीक है, का समन्वय था, एक प्रकार से का समन्वय था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं पंवार राजवंश के राजाओं के बारे में अगर कॉन्सेप्ट अगर आपसे क्वेश्चन आएंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे, एक कंडीशन समझ रहे हो आप राजा की किस प्रकार की थी, ठीक है। शासन जो बच्चों यहाँ पे चलता था इस समय में, वो एक प्रकार से वंशानुगत था, यानी उत्तराधिकार का प्रथा था। लेकिन अगर राजा अपुत्र है, राजा के पास कोई पुत्र नहीं, तो उसका जो श्रेष्ठ अनुज होता था, उसका जो सबसे बड़ा भाई होता था, यानी उससे छोटा वाला, तो वो क्या करता था? रूल करता था, ठीक है। तो शासन जो होता था बच्चों, उत्तराधिकार का सिद्धांत था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और सामान्यतः क्या होता था? जो इसका ज्येष्ठ पुत्र होता था वो शासन, यानी वो उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। तो शासन कैसा था बच्चों? उत्तराधिकार पर आधारित, उत्तराधिकार पर आधारित, यानी उत्तराधिकार समझ जाओगे ना आप, उत्तराधिकार पर आधारित, अर्थात कि कहीं ना कहीं राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो क्या होता था? रूल करता था। लेकिन किसी कंडीशन में अगर राजा का पुत्र नहीं हुआ, यानी राजा अपुत्र है, यानी उसका पुत्र नहीं होता है, तो कौन रूल करता था? जो इसका जो सबसे बड़ा भाई होता था, मतलब अपने से छोटे वाले में जो सबसे बड़ा होता था, सामान्यतः उसको ही क्या करते थे? राजा मतलब घोषित करते थे, ठीक है। इसका बच्चों जो युवराज था इसके समय में, मतलब इसमें टीका शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछता है कि पंवार राजवंश में टीका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो राजा के लिए ही टीका शब्द प्रयुक्त होता है। मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। ये देखो टीका शब्द किसके लिए यूज होता था? टीका लिखो, युवराज हेतु प्रयुक्त शब्द, युवराज हेतु प्रयुक्त, हेतु प्रयुक्त होता था टीका शब्द। ये भी ध्यान रखना आप लोग। टीका क्या होता था? युवराज हेतु एक प्रकार से वर्ड जो था यूज होता था, ठीक है। अब इनके रूल में क्या था बच्चों? स्टार्टिंग में जब ये इन्होंने रूल किया, गढ़वाल पे ये जब स्वतंत्र शासक के रूप में आए तो नॉर्मल राजा वगैरह की उपाधि लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इनका कद अपने आप में बढ़ा, जब इनके पास पावर आई, यानी शक्ति आई, और शक्ति आने के बाद इन्होंने भारी भरकम अपने आप में उपाधि लेनी शुरू की, चाहे महाराजा धीराज कहो, महाराजा कहो, या इस प्रकार से, ठीक है। तो सामान्यतः यह माना जाता है बच्चों, जो सहस्पाल था उसके बाद महाराजा या राजाधिराज एवं महाराजाधिराज जैसे इन लोगों ने क्या ली? पदवी धारण करनी शुरू की, ठीक है। लिखो महाराजा सहजपाल के बाद, सहजपाल जो इनका रूल था, ठीक है, के बाद ये कैसी उपाधि धारण करने लगे? सहजपाल के बाद महाराजा, महाराजाधिराज, या अपने आप में राजाधिराज, ठीक है, राजाधिराज की पदवी लेने लगे। की पदवी या की उपाधि लिखो, की पदवी मतलब इनके आगे नाम के प्रयोग होने लगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः अजयपाल जो था पहला रूलर था जिसने इस प्रकार की पदवी ली थी। ब्रैकेट में लिखो सर्वप्रथम संभवतः अजयपाल द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम संभवतः, कंफर्म नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम संभवतः अजयपाल द्वारा ये पदवी लेनी शुरू की, ठीक है। अजयपाल द्वारा सर्वप्रथम संभवतः किसके द्वारा ये उपाधि ली जाने लगी? अजयपाल के द्वारा, ऐसा इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना है आपको, जो पंवार नरेश सेतु थे बच्चों, इनके लिए कहीं कहीं रजवार शब्द का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। पंवार नरेश सेतु कहीं कहीं रजवार शब्द भी, पंवार नरेश हेतु रजवार शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। और ऐसा पहला शासक था जगतपाल, उसके ताम्र शासन में उसको रजवार कहा गया है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो सर्वप्रथम जगतपाल के ताम्र शासन में, सर्वप्रथम जगतपाल हेतु इसका प्रयोग है, जगतपाल, ठीक है। अगर कभी ये पूछता है अपने आप में
हेतु प्रयुक्त सर्वप्रथम, ठीक है। अगर ये पूछता है कि पंवार शासक जिसके नाम के आगे सर्वप्रथम रजवार लगा वो किसका हुआ था, जगतपाल। क्योंकि रजवार बच्चों बेसिकली जो कुमाऊं का पूर्वी इलाका, अस्कोट वगैरह के जो रूलर थे उनके लिए शब्द यूज होता था, ठीक है। लेकिन पंवार नरेश में भी जगतपाल हेतु ये शब्द यूज हुआ है। लसण देव स्वतंत्र शासक के रूप में अपनी मुद्राएं चलाने वाला इनका रूलर था, ठीक है। एक लिखो, लसण देव द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनी मुद्राएं चलाएगी, रूप से मुद्राओं का प्रचलन, ठीक है, मुद्राएं चलाई गई। अब देखो, अब आप इससे क्या समझे, राजा की स्थिति। राजा क्या था बच्चों, टॉप मोस्ट पद पे था, व्यवस्था के शीर्ष पे कौन था, पवार राजवंश में राजा था, ठीक है। प्रजा इसको बोलांदा बद्रीनाथ कहती थी, प्रजा के हृदय में विराजमान था, बहुत ज्यादा शक्ति का केंद्र था, संप्रभु राजा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो तानाशाह था, यानी स्वेच्छाचारी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तीर्थ यात्री तक भी जो गढ़वाल की यात्रा पे आते थे वो इससे मिलने जाते थे। ये जो उनका आदर सत्कार बहुत बेहतर तरीके से करता था, प्रजा के हितों के लिए कार्य करता था, और इसके साथ साथ राज शक्ति व देव शक्ति का एक समन्वय इसमें देखने को मिलता है। यानी राज शक्ति के रूप में, यानी राजा के रूप में उसका जो कर्तव्य थे उसका वो बहुत बेहतर तरीके से निर्वहन करता था। वहीं देव शक्ति के रूप में, अर्थात जो प्रजा उसको मानती थी, एक बद्रीनाथ के समान मानती थी, उसका भी उसने प्रयोग किया, ठीक है। टीका शब्द इनके वहां युवराज के लिए यूज होता था। सहसपाल के बाद ही धीरे धीरे जैसे इनके रूलर ज्यादा अपने आप पर प्रतिष्ठित हुए, ज्यादा इनके पास पावर आई, ज्यादा इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, तो बड़ी उपाधियां धारण करने लगे, लाइक महाराजाधिराज, राजाधिराज या महाराजा जैसे। और संभवतः अजयपाल पहला रूलर था जिसने इस प्रकार की उपाधियां धारण की। इनके राजवंश में रजवार शब्द, यानी इनके उसमें रजवार शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और संभवतः जगतपाल के ताम्र शासन में जो है सबसे पहले जगतपाल के उसमें किसका प्रयोग किया गया, रजवार का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ देखना एक रूलर था बच्चों लसण देव, उसने अपनी स्वतंत्र रूप से क्या चलाई थी, मुद्राएं चलाई थी। तो राजा की स्थिति के बारे में आप इससे सामान्यतः परिचित हो जाएंगे कि राजा उस शासन में क्या था। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन पेपर में क्या आता है। देखो आजकल, पहले के टाइम पे तो नॉर्मल आपने पढ़ लिया कि अजयपाल ने इसका एकीकरण किया, ये किया वो किया। अब बताओ, इस जितना मैंने अभी तक कराया है अभी इस वाली वीडियो में, अगर नॉर्मली आपसे कभी कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर देते हैं, कोई भी अगर आप पेपर देते हैं, वहां अगर आपको राजा की स्थिति यानी क्वेश्चन पूछ दिया गढ़वाल राजवंश में राजा की स्थिति के बारे में इनमें से कौन से कथन थे, स्टेटमेंट 1 कौन सा सही था कौन सा गलत था। स्टेटमेंट 1 उसने पूछ दिया, उसने कहा कि गढ़ राजवंश में राजा अत्यधिक शक्तिशाली था तथा स्वेच्छाचारी वह व्यवहार करता था। अब देखो, स्वेच्छाचारी व्यवहार तो था ही नहीं, स्वेच्छाचारी मतलब तानाशाह। वो भले ही शक्ति का केंद्र था, उसके पास पावर थी, लेकिन उसने कभी तानाशाही नहीं दिखाई। वो प्रजा के दिलों में रहता था, प्रजा उसको बहुत प्रेम करती थी, हृदय में प्रजा को बसाए रखता था, उनके लिए काम करता था, उनके सुख दुख में साथ देता था। ये इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से भी होगा आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, पवारकालीन संस्कृति में हम देखेंगे कि इनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था, यानी जो सेंट्रल लेवल पे इनका रूल होता था, किस प्रकार से इनका केंद्रीय प्रशासन चलता था, हमने उसको चेक करना है, ठीक है। देखिए केंद्रीय प्रशासन, इसका सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इनका था वो हमने चेक करना है, ठीक। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पंवार राजा मैंने क्या कहा, संप्रभु था। संप्रभु मतलब सोवरेन किसको बोलते हैं, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग बिना किसी बाह्य दबाव के कर सकता है। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी दूसरी शक्ति के या किसी दूसरे राष्ट्र के संपर्क में, मतलब कि दबाव में आए बिना कोई भी निर्णय नहीं लेगा, ठीक है। इसी प्रकार पंवार राजवंश में भी राजा क्या था, संप्रभु था, यानी वह बिना किसी दबाव के, बिना किसी झिझक के अपने निर्णय बाह्य मामलों में या आंतरिक मामलों में ले सकता था, लेकिन वह स्वेच्छाचारी नहीं था। स्वेच्छाचारी का मतलब तानाशाह, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको शक्तियां हैं, संप्रभु हैं तो आप तानाशाही करो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखो पंवार राजवंश में राजा क्या था, लिखो पंवार राजवंश में राजा संप्रभु था, संप्रभु था परंतु स्वेच्छाचारी नहीं। ध्यान रखना, स्वेच्छाचारी नहीं था, ठीक है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि गढ़ राजवंश में जो राजा था वो क्या था, स्वेच्छाचारी था, ये बिल्कुल भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ वो सोवरेन था, संप्रभु था, ठीक है। राजा की शक्ति पर नियंत्रण था बच्चों, किसका था, एक तो परंपराओं का था और दूसरा जनमत का था। क्या अगर पंवार राजवंश के राजाओं के बारे में एक स्टेटमेंट आता है कि इसकी शक्तियों पर नियंत्रण था या नहीं था, बिल्कुल था। किसका था, इसकी शक्तियों पर नियंत्रण था बच्चों, शक्तियों पर नियंत्रण किस किस का था, एक तो परंपराओं का, यानी जो परंपराएं हमारी चल रही हैं, प्लस जनमत का, जनता का, ठीक है।
जनमत से ऊपर वो नहीं जाता था, यानी इन परंपराओं और जनमत के नियंत्रण में ही वो रूल करता था। अर्थात राजा क्या था, उसकी शक्तियों को कंट्रोल किया गया था परंपराओं और जनमत का। ठीक है, शासन वो करता था बच्चों धर्मशास्त्र, वो अपने मंत्रिमंडल के आधार पे। धर्म, हमारे धर्मशास्त्र में क्या कहा गया और उसके सहयोग के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करती थी, उसके माध्यम से वो शासन करता था। ठीक है, जो राजा था बच्चों, ये शासन कैसे करता था, देखना, राजा शासन कैसे करता था, धर्मशास्त्र व मंत्रिमंडल के सहयोग से शासन, उसको शासन किया जाता था धर्मशास्त्र प्लस मंत्रिमंडल के सहयोग से। जैसे आज के टाइम पे होते हैं ना मंत्रिमंडल, कैबिनेट के सहयोग से, ऐसे ही क्या करते थे, रूल करते थे। ठीक है, सहयोग से, मंत्रिमंडल के सहयोग से वो धर्मशास्त्र से अपने आप में क्या करते थे, रूल करते थे। तो ध्यान रखना इस चीज को, भूलना मत। तो आप कहोगे मंत्रिमंडल, तो इसी प्रकार से इसका कुछ मंत्रिमंडल देखने को मिलता है। इसके मंत्रिमंडल में आपको देखना पड़ेगा, जो गणराजवंश है उसका मंत्रिमंडल किस प्रकार का था वो मैं लिखता हूं। ठीक है, तो लिखो गणराजवंश का मंत्रिमंडल किस प्रकार राजा का मंत्रिमंडल था, वो हमने चेक करना है। ठीक है, कुछ रूलर बताता हूं मैं, कुछ मतलब पदाधिकारी व अपने आप में मंत्री बताता हूं। ठीक है, लिखो राजा के पदाधिकारियों मंत्रिमंडल, राजा के मंत्रिमंडल व पदाधिकारी ठीक है, हमने ये चेक करना है कि इनके मंत्रिमंडल और पदाधिकारी में कौन थे। देखिए, इसमें सबसे ऊपर होता था बच्चों कुमार या कुंवर। ठीक है, कुमार ऑब्लिक कुंवर, साफ साफ पता है, युवराज जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर था फर्स्ट। सेकंड में आता था इनके रूलर में बच्चों, वो आता था गुरु, यानी गुरु मतलब राजगुरु, जो एक प्रकार का वहां ज्ञान देने के लिए। ठीक है, कई गुरुओं के नाम मिलेंगे आपको आगे फ्यूचर में, मैं बताऊंगा जब इसको पूरा प्रशासन हम देखेंगे, यानी इनके इसमें राजगुरु। तीसरे पे आते थे बच्चों पुरोहित, जो इनके पूजा पाठ का कार्य करते थे। ठीक है, ये तीनों क्या होते थे बच्चों, कुमार या कुंवर, गुरु या राजगुरु या पुरोहित, ये तीनों अपने आप में राजा का क्या करते थे बच्चों, परामर्श देते थे। राजा को परामर्श देते थे, इसके लिए इनके लिए एक शब्द यूज है मति सचिव, यानी अपने आप में क्या करते थे, ये तीनों कौन थे, मति सचिव थे। मति सचिव का शब्द का जो प्रयोग हुआ है, रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, आपने सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में, उसमें राजा के सहयोग करने वालों के लिए दो कैटेगराइज किया गया है। एक को बोला गया मति सचिव। मति सचिव क्या कौन होते थे, जो राजा को परामर्श देते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, राजा के आसपास रहते थे और राजा को परामर्श देते थे, मति सचिव। इसके अलावा एक दूसरा टर्म यूज हुआ है, वो मैं अभी इसके बाद बताता हूं। तो अगले जो रूलर होते, मतलब अगले जो इसके मंत्रिमंडल अधिकारी होते थे, एक होता था मुख्तार। मुख्तार होता था बच्चों महामंत्री, यहां लिखता हूं फोर्थ। ठीक है, मुख्तार कौन होता था, महामंत्री, यानी मंत्रियों में सबसे ऊपर जो होगा वो कौन था, मुख्तार था, और गणराज वंश के अंदर। ठीक है, तो महामंत्री। इसके बाद आता था बच्चों वजीर। कौन आता था, फिफ्थ पोजीशन पे लिखता हूं वजीर। ठीक है, यहां लिखा है मैंने। नेक्स्ट कौन आता था, वजीर। वजीर भी अपने आप में गणराज वंश में राजा के सहयोग व परामर्श मतलब अपने आप होता था। इसका बोलता था प्रशासनाध्यक्ष, यानी प्रशासन का जो अध्यक्ष होता था बच्चों, वो होता था वजीर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो, प्रशासना टैक्स। ठीक है, अगर कभी पूछता है पवार राजवंश में वजीर कौन होता था, वो होता था प्रशासन का अध्यक्ष, यानी प्रशासनाध्यक्ष। सिक्स्थ पॉइंट आप लोग देखेंगे दीवान। दीवान होता था बच्चों सेनापति, यानी अपने आप में कौन होता था, ये सेनापति। दीवान कौन था, सेनापति, गणराज वंश में। ठीक है, यानी राजा के सहयोग के लिए जो मंत्रिमंडल और पदाधिकारी होते थे, उसमें दीवान सेनापति होता था। अगला होता था बच्चों दफ्तरी, जो कि राजादेश प्रभारी होता था। राजादेश, राजा के जो देश होते हैं वो देश होते हैं, राजादेश का प्रभारी होता था। सेवंथ लिखो दफ्तरी, ये होता था राजादेश प्रभारी, देश राजादेश का जो होगा प्रभारी होगा वो कौन होता था बच्चों, दफ्तरी होता था। नेक्स्ट, ठीक है, एट्थ पोजीशन पे होता था बक्सी, जो कि दूत प्रेषणिक होता था। ठीक है, एक प्रकार का दूत का काम करता था बक्सी। इंडियन हिस्ट्री में अलग काम करता है इसके, दूत प्रेषणिक, दूत वगैरह भेजने वाले का जो काम करता था वो कौन करता था, बक्सी करता था इसके शासन में। ठीक है, अगले होते थे बच्चों नेगी, जो कि संभ्रांत जो अपने आप में क्षत्रिय होता था, उनका प्रतिनिधि करते थे क्षत्रिय लोगों के, वो होते थे नेगी। ठीक है, अगर कभी पूछता है इनमें से कौन पवार राजवंश में संभ्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, तो नेगी। देखो संभ्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि। ठीक है, संभ्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि कौन होते थे बच्चों, ये होते थे नेगी। और लास्ट लिखो 10th, इसको बोलते हैं गोलदार। गोलदार होते राजधानी का सुरक्षा अध्यक्ष। ठीक है, गोलदार होता राजधानी का सुरक्षा अध्यक्ष।
राजधानी के सुरक्षाध्यक्ष, ठीक है। जैसे पहले 3 के लिए मैंने एक टर्म यूज किया मति सचिव, मति सचिव होते थे राजा को परामर्श देने वाले। अन्य जो 7 बचे बच्चों 4th से वहां तक, उसके लिए होता कर्म सचिव। ये कर्म सचिव क्या करते थे, राजाज्ञा का पालन करवाने का इनका काम होता था, यानी राजा के द्वारा जो आज्ञाएं दी गई हैं उसको जो पालन करवाना है, उसको जो इंप्लीमेंट करवाना है, वो कौन करते थे, कर्म सचिव। तो ये सब कर्म सचिव थे। तो नोट करके लिखो, नोट नंबर कहां से 4 to 10, ये कौन होते थे समझ जाओगे आप, कर्म सचिव। और इसके ब्रैकेट में लिखो राजाज्ञा का पालन करवाने का इनका काम होता था, ठीक है। राजाज्ञा का पालन, ज्ञा का पालन करवाने का इनका कार्य होता था, ठीक है। तो ये था इसका केंद्रीय प्रशासन। इसके बाद 1-2 टर्म और आते हैं बच्चों। देवालयाधीक्षक होता था एक, जो देवालयों का प्रबंधन करता था। नोट करके लिखो देवालयाध्यक्ष, देवालयाध्यक्ष, ठीक है। ये होता था देवालयों का प्रबंधन करता था, जो मंदिर वगैरह होते थे उसका मैनेजमेंट करता था, देवालयाध्यक्ष उसको बोलते थे, ठीक है। ये था इसका अपने आप में क्या, पवारकालीन एक प्रकार का केंद्रीय प्रशासन। इसके बाद आता है बच्चों इनका जो दूसरा आता है प्रादेशिक प्रशासन, यानी जो इनके प्रांत अब प्रादेशिक होते थे वो किस प्रकार से करते थे, ठीक है। देखो प्रादेशिक प्रशासन, अब इसमें कैसे समझोगे आप। सबसे पहले इनका जो एक तो सेंट्रल होगा, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंटर होता है। उसके बाद प्रादेशिक यानी प्रांत बने होते हैं, जैसे अभी स्टेट है, इसी प्रकार से हमने स्टेट का देखना है, ठीक है। प्रादेशिक प्रशासन में आपने देखना होगा सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग मंडल कहलाता था बच्चों। ये क्या है, मंडल है। ये क्या होता था, सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग, सबसे बड़ा, यानी जो प्रशासनिक अपने आप में जो मंडल बनाए गए थे वो बनाए गए थे, सबसे बड़े प्रशासनिक जो इलाके होते थे वो मंडल थे, ठीक है। लिखो सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग, यानी अगर आपसे कभी पूछता है गढ़ राजवंश में सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग क्या कहलाते थे, मंडल कहलाते थे, ठीक है। मंडल के प्रशासन हेतु नियुक्त अधिकारी कमीण कहलाता था, ठीक है। लिखो इसके मंडल के प्रशासन हेतु, मंडल के प्रशासन हेतु नियुक्त अधिकारी कमीण, नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता था बच्चों, कमीण, ठीक है। अब आप नहीं समझे इसे, मुझे लग रहा। देखो सबसे ऊपर राजा होता था, ठीक है। राजा ने क्या किया, प्रशासन जो हमारे प्रांत बने हैं तो सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग कहलाते थे मंडल। मंडल के लिए जो रूल प्रशासक होता था वो कौन होता था, कमीण होता था, ठीक है। ये कमीण का काम क्या करता था, मंडल का प्रशासन करना होता था। और ध्यान रखना मंडलों में ही एक सैनिक पदाधिकारी होते थे, वो फौजदार कहलाते थे। इन मंडलों के सैनिक पदाधिकारी, लिखो मंडलों के सैनिक पदाधिकारी, ये होते थे फौजदार, ठीक है। क्या होते थे, फौजदार, यानी फौजदार थे मंडलों के सैनिक पदाधिकारी। जबकि कमीण कौन थे, अपने आप में मंडलों के अपने आप में नियुक्त प्रशासन हेतु नियुक्त अधिकारी, ठीक है। मंडल जो था बच्चों छोटी इकाई में बटा था, वो था परगना, ठीक है। लिखो मंडल की छोटी इकाई, अभी समझा दूंगा, ठीक है। मंडल की इकाई यानी मंडल जो बने थे परगने में बने थे, ठीक है। परगना यानी कहीं ना कहीं सबसे ऊपर कौन है, मंडल है, उसके बाद कौन आ गया, परगना। परगना का प्रशासक कहलाता था बच्चों थोकदार, जो कि बाद में कमीण ही जो थोकदार बने थे, ठीक है। लिखो यहाँ का परगना का प्रशासक कौन कहलाता था, अगर पूछता है शासक, ठीक है। ये था बच्चों थोकदार। और बाद में जो पहले जो ये अपने आप में ये है ना कमीण है, यही बाद में थोकदार बने थे, ठीक है। यानी इन्हीं को थोकदार बना दिया था। आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, बाद कमीण बाद में थोकदार बन गए थे, ठीक है। और परगनों से छोटी इकाई होती थी बच्चों पट्टी, जिस पर सयाना उसकी क्या करते थे, व्यवस्था करते थे। देखो परगनों से छोटी इकाई से छोटी इकाई ये होती थी बच्चों पट्टी। और यहां पर कौन रूल करता था, सयाना यहां पर प्रशासक था, ठीक है। सयाना यहां प्रशासक था, प्रशासक, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या समझे, देखो सबसे ऊपर कौन है, मंडल है, ऐसे साइड में लिख लो। मंडल से छोटी इकाई कौन सी है, परगना है। और परगना से छोटी इकाई कौन सी है, पट्टी है, इस प्रकार की। अब देखो मंडल पे जो रूल कर रहा बच्चों वो कर रहा कौन, अपने आप में मंडल का जो सबसे बड़ा प्रशासन होता था कमीण होता था, और यहीं पे जो सैनिक प्रशासक होता था वो फौजदार होता था, ठीक है। यानी इसके में पहले आने में कमीण, दूसरे में थोकदार, तीसरे आने में सयाना। इसमें कौन होता था,
कमीण होता था इसका प्रशासक, प्रशासक लिख दिया मैंने आपकी ब्रैकेट में, ठीक है। इसके में कौन होता था, थोकदार, बाद में कमीण ही थोकदार बन गए थे, और इसमें कौन होते, सयाना, ठीक है। इसमें कौन होते, सयाना। तो अगर कभी पूछता है कि गढ़ राजवंश से कमीण, थोकदार या सयाना कहते हैं, एक प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट है, एक प्रकार से देखोगे जो प्रादेशिक प्रशासन है उसमें रोल करने वाले ये लोग थे, यहाँ के जो प्रशासक थे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। थोकदार के अधीन बच्चे जो होते थे वो सयाना, लेखवार, कारदार और पंच होते थे, जो गांव में जमींदारों की व्यवस्था देखते थे और उसके बदले उनसे क्या लेते थे, एक प्रकार से थोकदारी दस्तूर वो वसूल करते थे, ठीक है। ये सब थोकदार के नीचे होते थे सयाना। नोट करके एक पॉइंट लिखो, थोकदार के अधीन सयाना, लेखवार, कारदार व पंच होते थे। नोट करके लिखो, नोट, थोकदार के अधीन, थोकदार के अधीन क्या क्या लिखोगे, सयाना, लेखवार, क्या क्या लिखोगे, थोकदार के अधीन सयाना, लेखवार, इसके अलावा लिखो कारदार व पंच होते थे, ठीक है। कारदार व पंच होते थे, कारदार व पंच होते थे, जो कि क्या करते थे, जमींदारों की व्यवस्था को देखते थे, जो कि जमींदारों की व्यवस्था को देखते थे, तथा बदले में थोकदारी दस्तूर वसूल करते थे, तथा बदले में थोकदारी दस्तूर वसूल करते थे, एक प्रकार से टैक्स, ठीक है। तो बदले में थोकदारी दस्तूर क्या करते थे, वसूल करते थे बच्चों, थोकदारी दस्तूर कौन करते थे, वसूल करते थे, ठीक है। ये था बच्चों आपका पंवारकालीन संस्कृति में हमने दो चीज देखे, राजा की क्या कंडीशंस थी, दूसरा हमने देखा कि केंद्रीय प्रशासन पे क्या कैसे किस प्रकार से रूल होता था, और तीसरा हमने इसके समय में देखा जो प्रादेशिक प्रशासन है वो किस प्रकार से था, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा, आप इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे को देखेंगे, फिर एक आध वीडियोज में हमारा पंवारकालीन संस्कृति, इसका प्रशासन वगैरह सब एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।